और ये अपना 3 लेन में तीनों के तीनों ट्रक, ये वाला समीकरण कभी चेंज नहीं होगा। हो एसटी वाले ने दबा दिया भाई, खतरनाक वाला दबाया। मिलिट्री के इतने ट्रक देख के ऐसे लग रहा है इन लोग अपना ना घर शिफ्ट कर रहे हैं। तो कसं काय मंडळी, आई होप आप सब लोग अति उत्तम होंगे। हम आज जाके आएंगे पूना से, रिटर्न जाके आएंगे आज के ही दिन में। क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, ये मैं आपको आगे ट्रिप में बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या रीजन है। तो चलो जर्नी को स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट मिलेंगे हम आपको गाड़ी में। ये जो ठाणे में जितने ब्रिज है वो सब इतने गोल गोल क्यों घूमते हैं। कलवा से जब निकलता हूँ ना, तो जब तक तुर्बे क्रॉस नहीं होता ना, तो ऐसे लगता है कि भाई कब ख़त्म होगा, क्योंकि ये रोड पे ना कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है और स्पेसिफिकली तुर्बे वाला जो पोर्शन है वो अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। बट आज एक्चुअली मैं रिकॉर्ड टाइम में मेरे घर से एक्सप्रेस हाईवे तक पहुँचा हूँ, क्योंकि मुझे 1 घंटा भी नहीं हुआ है घर से निकल के, और मैं ऑलमोस्ट अभी एक्सप्रेस हाईवे टच करूँगा। तो एक बार चेन्नई एक्सप्रेस लेट हो सकती है, लेकिन अपनी ये वाली एक्सप्रेस लेट नहीं हो सकती। अभी एक्चुअली सुबह हुई नहीं है, 6 बजे, सूरज निकला नहीं है, तो माइट भी उतनी क्लियर व्यू आएगी कि नहीं पता नहीं। ये जो सायन पनवेल वाला रोड है ना, ये वाली रोड पे ना एक जगह पे स्पीड कैमरा लगा हुआ है, लेकिन वो दिखता नहीं है। कहाँ पे मुझको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। तो यहाँ से पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे चालू हो गया, और ये जो पंच वाला था उसने एकदम भयानक एंट्री मारी। अगर पीछे से कोई ट्रक वक वाला होता और रुक नहीं पाता तो क्या कर लेते। थोड़ा उजाला आने दो, फिर हम लोग ये वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। कि पनवेल से खोपोली तक मैं आया ना, तो मेरा माइलेज देखो अराउंड 26.30 के आसपास है। अब जैसे यहाँ से घाट सेक्शन चालू हो जाएगा ना, तो ये पूरा ड्रॉप हो जाएगा। ऑलरेडी 25.5 चल रहा है। और क्रूज़ कंट्रोल इतनी भारी चीज़ है ना, मतलब मेरा स्टार्टिंग का जो एंट्री होता है, मतलब मैं मेरा जितना भी माइलेज कवर करना रहता है ना, एक्सप्रेस पे ही कर लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरे हिसाब से माइलेज मिलता ही नहीं है। पूना में सबसे वर्स्ट कंडीशन होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा माइलेज ड्रॉप होता है। हाईवेज़ पे अच्छा खासा मिल जाता है। तो क्रूज़ कंट्रोल में मतलब यार कांस्टेंट स्पीड में अच्छी खासी गाड़ी चलती है, और माइलेज भी अच्छा खासा आता है। ये सब गाड़ियों में अडास तो है नहीं, पुरानी वाली गाड़ी है होंडा सिटी, तो इसका जो अडास है वो हमारे आँख कान नाक, यही हमारा एडवांस लेवल का अडास है मेरे हिसाब से। हमारे लिए कोई सेंसर कैमरा काम नहीं करते। हमारे हाथ पैर, हमारे कान नाक, जितनी भी हमारी विजन है, एकदम एडवांस लेवल की ये अडास है। और लास्ट टाइम मैंने ये वाला घाट सेक्शन मिस किया था। अगर मुंबई कोल्हापुर की आपने वीडियो नहीं देखी रहेगी तो वो देख लेना, उसमें मैंने ये वाला सेक्शन मिस किया था। और इसको रिकॉर्ड करने में बड़ा मज़ा आता है। कुछ टाइम के बाद ना ये मिस हो जाएगा, जैसे टनल चालू हो जाएगा अगले या उसके अगले साल तक। बट इतना ये जो पोर्शन है ना, चलाने में बड़ा मज़ा आता है, और उतरते टाइम सबसे ज़्यादा जान जाती है इसमें। बारिश ख़त्म हो गई है ना, वैसे ही देखो पहाड़ जितने थे वैसे के वैसे एकदम सूखे सूखे हो गए। नहीं तो जनरली बारिश में ये एकदम ग्रीन ग्रीन दिखते हैं। आज एक्सप्रेस पे उतनी रश नहीं है, नहीं तो ये मॉर्निंग के टाइम पे इतने सारे लोग ट्रैवल करते हैं यहाँ से पूना तक कि एकदम जगह नहीं बचती रोड पे। जैसे मैंने पनवेल में कैमरा बंद किया एक्सप्रेस लगने के बाद, वैसे ही एक ट्रक वाले ने सामने कट मारा था, देखने लायक था। मतलब इसके लिए उन लोग से सबसे ज़्यादा डर भी लगता है मेरे को, बिकॉज दे डोंट केयर कि तुम हो या नहीं हो, तुम्हारा प्रेजेंस है या नहीं है। जैसे ये ट्विस्टिश चालू हो जाती है ना, एक अलग ही मज़ा आता है। और ये अपना 3 लेन में तीनों के तीनों ट्रक, ये वाला समीकरण कभी चेंज नहीं होगा मेरे हिसाब से। जितना भी है हम ही कैप्चर करेंगे भाई, ट्रक वालों का तो यही कहना है। यहाँ से निकलूँगा अभी, लेफ्ट में बीच वाले लेन में एक ट्रक चल रहा है, और वो भाई साहब ने जगह दे दी है, और ये भी दे देंगे। अब इसकी वजह से मेरे को रुकना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट लेन में गाड़ियाँ बहुत है। टिगोर वाला BMW वाले के साथ रेस कर रहे हैं, अब कौन से हिसाब से कर रहा है पता नहीं, लेकिन निकल गया। BMW वाले को रास्ता खाली मिल जाए बस, वो अपने दिखा देगा अपनी ताकत क्या है। ओह
ये एकदम खतरनाक था, पता ही नहीं चला 1 मिनट के लिए कि रोड बंद है। और गियर बॉक्स तो इनके इतने स्मूथ होते हैं ना कि समझ में भी नहीं आता कि गियर शिफ्ट हुआ है। तो इनको मैंने देखा है कि जैसे इनको ओपन स्ट्रेच मिल गया, ये पूरी की पूरी कैपेसिटी दिखा देते सामने वाले को। तो इनसे पंगा नहीं। मिलिट्री के ट्रक जा रहे हैं भाई राइट साइड से, एकदम पूरे लाइन में जा रहे हैं। 7-8 तो ऐसे ही चले गए। ओहो एसटी वाले ने दबा दिया भाई, खतरनाक वाला दबाया, एकदम खतरनाक। तो एसटी वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर BMW गलती से ये हो गई, टच हो गई, खतरनाक वाला खर्चा आएगा। मिलिट्री के इतने ट्रक देख के ऐसे लग रहा है इन लोग अपना ना घर शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब लाइन में है स्टार्ट टू एंड। कम से कम रिकॉर्डिंग चालू करने के पहले 10-15 चले गए। ऑटोमेटिक वाले गियर बॉक्स से मेरे को कल का एक सीन याद है। कल मैंने इसकी हवा चेक करने गया था नाइट्रोजन टॉपअप के लिए। रिटर्न आते टाइम ना मैं रोड में एक जगह पे रुका था जहाँ पे एक ग्रैंड आइटन मेरे सामने खड़ी थी और जस्ट वॉशिंग हो के ना वो बाहर निकली थी। और मुझे समझ में नहीं आया एग्जैक्टली क्या हुआ उसके साथ, बट जैसे मैंने गाड़ी लगाई, मैं फ़ोन करने के लिए एक्चुअली गाड़ी रोका था, क्योंकि मुझे ना गाड़ी चलाते चलाते फ़ोन पे बात करने नहीं जमता है। तो मैं कॉल लगा रहा था, उतने में ना वो गाड़ी एकदम ऐसे रिवर्स में आते हुए दिखी। और 2 मिनट के लिए ना मैंने सब कुछ इमेजिनेशन कर लिया था कि भाई आज की ये जो ट्रिप है वो कैंसिल, आगे का जितना भी मैंने फ्रंट रिसेंट में मैंने इसको फेसलिफ्ट किया था वो पूरा फट जाएगा। ये सब कुछ मतलब मैंने ना वो तकरीबन 8 से 10 सेकंड के अंदर मैंने ना ये सब कुछ इमेजिन कर लिया था। जैसे अभी वो उसने गाड़ी कैसे तो रोक ली, जैसे उसने रोकी तो जैसे ही उतरने की कोशिश कर रहा था, अभी उसके साथ भी एक्चुअली एक अजब सा ड्रामा हो गया, क्योंकि वो वॉशिंग वाले को गाड़ी चलाने नहीं आ रही थी शायद। तो जैसे उसने वो गाड़ी रोकी, वो आगे फॉरवर्ड मूव होना चालू कर दी। और उसका ओनर, मतलब वो एक लेडी खड़ी थी जो उसकी ओनर थी, वो बड़ी शांति से ये ड्रामा देख रही है। मैं होता तो मैं हाइपर हो जाता भाई उस जगह पे, इतना टेंशन में आ जाता कि भाई मेरी गाड़ी मूव कर रही है। तो वो एकदम आराम से खड़े होकर देख रही थी, बता भी नहीं रही थी कि भाई ये ऐसे नहीं होता, या उसका पार्क में डालो उसको या न्यूट्रल में डालो उसको। वो बंदे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जैसे आगे मूव होना चालू कर दी तो वो और कंफ्यूज हो गया। वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकल रहा था तो वापस अंदर बैठ गया। फिर उसने वो बटन बंद किया। और ये वाला फंडा जो होता है ना, मतलब जैसे अगर ऐसे कुछ सीन होता है तो आप चाबी वाले गाड़ी में ना चाबी बंद कर सकते हो, बटन वाली गाड़ी में वो समझ में नहीं आता अगर कोई नया बंदा बैठता है तो ना। कभी कभी ऑटोमेटिक गाड़ियों से ना डर भी लगता है, लेकिन कन्वीनियंट होता है उसमें। मतलब मैं मैनुअल चलाता हूँ, मैं सिटी में नहीं चलाता इसके लिए ठीक है, लेकिन अगर सिटी में चलाना है तो भाई मैं जितने भी अभी नए परचेस है उन सबको बोलता भाई ऑटोमेटिक लो, मैनुअल का ज़माना गया। अभी खर्चा निकलता है वो बात अलग है अगर ऑटोमेटिक फेल होता है तो, बट अभी इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस है कि ऑटोमेटिक गियरबॉक्स फेल नहीं होते अनलेस अनटिल एकदम मेजर कोई प्रॉब्लम रहेगा तो। और वारंटीज़ भी अच्छी खासी 1-1 लाख किलोमीटर की आती है, तो इतना कोई बड़ा टेंशन लेने वाला बात नहीं होता। लेकिन ऑटोमेटिक के अलग ही है। मतलब मेरे साथ हुआ था जब मैंने फर्स्ट टाइम कोई गाड़ी ऑटोमेटिक चलाई थी वेंटो थी। तो गाड़ी रोकने के टाइम पे मैंने ब्रेक तो दबा दिया, लेकिन जैसे आपको क्लच दबाने का एक हैबिट होता है तो मैंने क्लच भी दबा दिया। और उसका पैडल एकदम बड़ा होता है तो वो पैडल दब गया लेफ़्ट वाले पैर से। मुझे इतना याद है अभी भी, और बहुत पुराना किस्सा है, कि मैंने जैसे ही क्लच दबाने की कोशिश की वो पैडल एकदम ज़ोर से हिट हुआ और जो पीछे बैठा था वो यहाँ तक उसका मुंह आ गया था। और किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली क्या हुआ। तो मैंने बोला मेरे से गलती से हुआ है, और हैबिट रहता है, मैं क्लच वाला गाड़ी चलाता हूँ तो मुझको वो उसका हैबिट था। और पैडल बड़ा होता है तो मेरा जो फुट साइज़ है वो बड़ा है, तो इसकी वजह से वो दब गया। तो होता है ऑटोमेटिक में, आप फर्स्ट टाइम चलाते हो तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। पिछले 1 घंटे से ना मैं पुणे के ट्रैफिक में गाड़ी चला रहा हूँ। एक बात तो 100% बता सकता हूँ कि भाई इनके इंडिकेटर के बल्ब पूरी गाड़ी ख़राब होने के बाद भी चेंज करने की नौबत नहीं आती रहेगी। बहुत कम लोग यहाँ पे इंडिकेटर यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे ना एक बात मैं डेफिनेटली आपको बता सकता हूँ
कि जैसे हाईवे पे, जैसे मैं सातारा के टूवर्ड्स जाता हूँ ना, तो टू व्हीलर वाले ना बड़े एकदम ज़िद्दी होते हैं, मतलब हटते नहीं है। लेकिन यहाँ पे वैसा वाला सीन नहीं है। यहाँ पे ना टू व्हीलर वाले थोड़ा अलग रिएक्ट करते हैं, मतलब उनको पता होता है, उनको सेंस होता है कि एग्जैक्टली क्या करना है, और वो आपको साइड दे देते हैं या वो समझ पाते कि ये कार है। हाईवे पे वैसे नहीं होता। और फोर व्हीलर को ना मैंने और एक बात ऑब्ज़र्व की कि फोर व्हीलर वाले भी ना आपको स्पेस देते हैं। एक दो तीन कार ही ऐसी हुई जिन्होंने मुझको स्पेस नहीं दिया, और एल्स मुझे लगता है सब लोग जितने थे उन सब लोगों ने ऑलमोस्ट मतलब स्पेस दिया। और यही मैं स्वारगेट साइड में देखता हूँ ना, तो स्वारगेट साइड में ऐसा सीन नहीं है, मतलब वहाँ पे वो मुंबई वाला सीन है। मुंबई में आप थोड़ी सी जगह दो, सामने वाला आपको काट के चला जाता है। तो पुणे के बारे में बात थोड़ी देर के बाद हम कंटिन्यू रखेंगे। आज हम कहाँ जा रहे हैं उसके बारे में मैं बता देता हूँ। हम जा रहे हैं उर्ली कांचन, जहाँ पे ना निसर्गोपचार केंद्र है, वहाँ पे हम जा रहे हैं। और रीज़न भी इनकी लास्ट ईयर भी यही सेम पीरियड पे मेरे मॉम डैड ने वहाँ पे विज़िट किया था, एक्सपीरियंस अच्छा था। जिन लोगों को ना बॉडी डिटॉक्स करना है या कुछ डिजीज़ है इसके ऊपर ट्रीटमेंट चाहिए रहेगी, तो यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। और ऑल ओवर आपकी हेल्थ और उसकी रिकवरी के लिए सबसे बेस्ट प्लेस लगता है मेरे को। अराउंड कुछ 1000 रुपये पर डे का जाता है, और आपकी ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। मेरा लास्ट टाइम एवरेज 1100 से 1200 रुपये का एवरेज आया था पर डे खर्चा, और फ्रूट्स वगैरह वो अलग से, और मसाज का भी एक अलग से 175 रुपीज़ देना पड़ता है। प्राइजेस चेंज हो सकते हैं, और इसका एडवांस बुकिंग करना पड़ता है। तो इसकी जो निसर्गोपचार केंद्र की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कुछ फ़ोटो शेयर कर देता हूँ, क्योंकि इनका खाना बड़ा खूबसूरत है। लास्ट टाइम इन्होंने मुझे ऑफ़र किया था कि आप खाना हमारे इधर खा के देखिए। तीखा वीखा नहीं होता इनका खाना, मसालेदार भी नहीं होता, लेकिन खाने लायक होता है। इतना एश्योरिटी दे सकता हूँ मैं आपको, क्योंकि मुझे मसालेदार खाना लगता है, थोड़ा जायका रहेगा तो ही खाना खाने में मज़ा आता है। लेकिन मेरे को वो खाना बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, इतना इंटरेस्टिंग लगा था कि मैं सोच रहा था कि वो खाना कैसे बनाते हैं। इनकी जो वेजिटेबल्स है वो होम ग्रोन है, और इनका जो दूध भी है वो भी इनके स्पेसिफिकली तबेले में से आता है। तो वो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी चीज़ें इन हाउस होती है, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। कुछ फॉरेनर्स भी देखे हुए हैं मैंने, और कुछ एवरी ईयर आने वाले भी लोग एकदम फिक्स मेंबर जैसे भी हैं जो हर साल आते हैं। 70 अबाउ जो होते हैं उनको ऑफलाइन एडमिशन लेना पड़ता है। रीज़न बीइंग उनकी जो टेस्ट वगैरह रहती है या उनके जो रिपोर्ट्स वगैरह रहते हैं उसके बारे में पहले इंक्वायरी करते हैं, और फिर 70+ वालों को बाद में एडमिशन मिलता है। उनका ना ऑनलाइन नहीं हो पाता। तो अभी ये जो पूरी दीवार दिख रही है ना, ये वो पूरा आश्रम का एरिया है। और अगर आप सामने इसको पढ़ पाओ तो यहाँ पे लिखा हुआ है निसर्गोपचार आश्रम। तो ये इसका कुछ एंट्रेंस है। यहाँ से लेफ्ट मारोगे तो ये टूवर्ड्स ऑफिस की तरफ जाएगा। ये इनका पूरा प्रीमाइसेस है। यहाँ पे उनकी पूरी रहने की ना पूरी फैसिलिटीज़ है। कुछ बेसिक रूम है और इनका प्रीमाइसेस है। लेफ्ट में इनका भोजनालय है। 450 रुपए से कुछ अराउंड 2-2,500 तक इनके ये ओपीडी है। यहाँ पे आपको डॉक्टर्स अल्टरनेट डे पे या डेली बेसिस पे चेक करते हैं। ये कुछ भोजनालय के अंदर की फोटोज है जो मैंने आपको शेयर की है, और ये जो उस दिन मैंने खाना खाया उसकी एक फ़ोटो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अब आश्रम से तो मैं निकल गया हूँ, और जब भी अगर किसी को आश्रम जाना है तो एक बात बता देता हूँ आपको। एक प्लेट, फ्रूट काटने के लिए एक चाकू, और फिर बाद में एक आपका कप, जो जूस आते हैं उसके लिए आपको कप एक चाहिए, और एक ब्लैंकेट लगता है, और ऑयल जो मालिश होती है उसके लिए एक आपको कपड़ा लगता है। तो ब्लैंकेट नहीं, सॉरी, चादर लगती है।
और ये वाली जगह पे ना बहुत सारी ट्रीटमेंट्स होती है, मतलब मड थेरेपी होती है, हाइड्रोथेरेपी होती है, इनिमा होता है, फिर आपको सोना भी दिया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स होती है, तो इसमें आपका पूरा दिन चला जाता है। हम बात कर रहे थे पूना के बारे में, और पूना में मतलब और एक बात मैंने ऑब्ज़र्व की कि ये टाइम मेरे को मतलब ऐसे ये वाली साइड में स्पेसिफिकली जो ये सोलापुर वाली साइड जाती है ना, उसमें मैंने एक बात ऑब्ज़र्व की कि मुझे ऐसे ना कोई हॉर्न की आवाज़ ज़्यादा शोर नहीं सुनाई दिया। इनके रोड भी इतने बड़े हैं ना, तो ट्रैफिक होती है तो भी इतना स्ट्रेस नहीं आता। नहीं तो मुंबई में अगर आप देखोगे ना, तो मुंबई में इतना खींचातानी होती है कि ऐसे लगता है थोड़ी देर के लिए कि भाई गाड़ी यहीं पे लगा के ना चला जाऊँ बस पकड़ के। और लिटरली मैं मुंबई के अंदर कार नहीं लेके जाता। मैं जितना भी मेरा नॉर्मल ट्रांसपोर्ट जो होता है वो ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ। इधर बस होती है, ट्रेन होती है, रिक्शा होती है, किसी फ्रेंड को बोल देता हूँ कि भाई लेने के लिए आ जाओ, मैं स्टेशन पे आ रहा हूँ करके। कि लास्ट टाइम जब मैं गया था ना, तो मेरा रोड फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला गया था, तो मुझे समझ में भी नहीं आया कि रोड आई कब, गई कब, और एग्जैक्टली रोड कैसी है। और ये टाइम मुझे ऑलमोस्ट रोड पता थी कैसे जाना है, कहाँ से जाना है। तो रोड पे एक बात मुझे समझ में आई कि यहाँ पे उतनी खींचातानी नहीं है। और बट ये वाली चीज़ मैंने ना पूना में ये टाइम मैंने ट्रैवल किया सिटी के अंदर, मेरे को एकदम अजीब लगी। मतलब मैं मुंबई में ये वाला फील मेरे को कभी नहीं आता, मतलब कभी नहीं। ये वाला फील अगर मुंबई में लाना है तो रोड पहले बड़े करने पड़ेंगे, और वो रोड कभी बड़े होंगे नहीं। लेकिन यार जो मुंबई का ऑरा है ना, वो फील ही अलग है। आप नरीमन पॉइंट जाके बैठो, अलग ही सुकून है भाई। ज़िंदगी में अगर कभी हारते हो, नरीमन पॉइंट जाके खड़े रहने का और उस समंदर की तरफ देखने का, वो देखने में जो मज़ा आता है, वहाँ पे एक फ़ील आता है कि भाई ज़िंदगी में इतना बड़ा बनना है। लेफ़्ट टू राइट एक नज़र में वो बैठता नहीं है नरीमन पॉइंट, जो क्वींस नेकलेस है ना, वो वाला पोर्शन। पुणे से रिटर्न आते टाइम ना एक दिक्कत होती है भाई, दोपहर को स्पेसिफिकली आपको ना झपकी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि ना वहाँ से आते टाइम एकदम रोड स्ट्रेट है, कोई कर्व नहीं है या कोई टर्न नहीं है। आपको गियर कम चलाने पड़ते हैं या गियर के साथ कम वर्कआउट करना पड़ता है। तो दिक्कत क्या हो जाती है, आप एकदम बोलते ना, एकदम साइलेंट मोड पे चले जाते हो। थोड़ी देर पहले मुझको झपकी आई थी। अब जब पनवेल साइड से आते हो तो थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ता है गियर के साथ, लेकिन यहाँ से एक बार आप क्रूज कंट्रोल लगा दो तो आपको बीच में कब नींद आ जाए पता ही नहीं चलता। और ये 2-3 बार मेरे साथ हो चुका है। तो जब भी मुझे ऐसे लगता है ना कि मुझे अभी झपकी आएगी, मैं गाड़ी साइड में लगा के ना एक 10-15 मिनट की ना एक पावर नैप ले लेता हूँ और फिर गाड़ी चलाना चालू कर देता हूँ। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, तो फिर वो और थोड़ा करके ना, थोड़ी देर के बाद अचानक से इतनी अच्छी खासी नींद आ जाती है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए ये देखो यहाँ पे बैठे गन लेके चलान के लिए। तो इसके लिए ना जहाँ पे भी आपको ऐसी हल्की हिंट आए कि हाँ मुझे नींद आ रही है, चुपचाप गाड़ी साइड में लगा के ना सो जाने का। अब यहाँ से ना गाड़ी एकदम फायर बॉल बन जाती है भाई। ये देखो ट्रक वाले ने गाड़ी वाले को रोका, एक गाड़ी निकली, 2 गाड़ी निकली, अपनी भी गाड़ी निकल गई। यहाँ से स्लोप एकदम स्टीफ हो जाता है, मतलब गाड़ी ऊपर 80 में छोड़ो, नीचे 120 तक पहुँच जाती है। ये जो टनल के नीचे से जाते हैं, मतलब खोपोली और मुंबई के लिए किया हुआ है, ये इतना उल्टा सुल्टा किया हुआ है ना कि कभी कभी अगर आप अचानक बड़े दिनों बाद आओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि पहले लेफ़्ट में खोपोली था, राइट में मुंबई था, अभी राइट में खोपोली हो गया। ये इसके ऊपर से वो टनल वाला रोड जा रहा है, इसकी वजह से अब ये मुंबई हो गया है और बाजू में खोपोली हो गया है। बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। मैं राइट से लेफ़्ट में आ गया अचानक, मतलब जैसे मुझे बोर्ड दिखा तो मैं राइट से लेफ़्ट में आ गया। इस वाले सेक्शन में ना कभी ओवर स्पीड मत किया करो, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ का स्पीड लिमिट थोड़ा सा अलग है। बड़ी गाड़ियों के लिए ना 40 है और जो छोटी कार या SUVs होती है उनके लिए 60 है। तो अगर आप सोचते रहोगे कि 80 किलोमीटर के हिसाब से चलूँगा यहाँ पे और स्पीड कैमरा चलान नहीं देगा, तो चलान आता है। और मेरे हिसाब से किसी को, मेरे ही ग्रुप में किसी को तो अभी रिसेंटली चलान आया हुआ है। अभी तो मैं फ़िलहाल पूना से रिटर्न आ रहा हूँ, इसके लिए मुझको इतना कुछ लग नहीं रहा है।
ठीक है, लेकिन जब मैं कोल्हापुर से रिटर्न आता हूँ ना, तो जैसे ये वाला खोपोली का टोल पास होता है, तो वहाँ यहाँ से लेके पनवेल का जो डिस्टेंस होता है ना, वो मेरे को इतना सुखद लगता है ना, क्योंकि ये वाले स्ट्रेच में कभी ट्रैफिक नहीं मिलेगी, ना कोई एक्सीडेंट हुआ रहता है, और इतना फटाफट गाड़ी निकलती है ना। ये वाले पैच में आप मतलब कांस्टेंट अगर 100 रखोगे तो आपको ज़्यादा गियर चेंज नहीं करने पड़ेंगे, ना आपको लेन इधर उधर करनी पड़ती है, सब अपने मोशन में रहते हैं, सबको घर पे जाने की जल्दी रहती है, और सब फटाफट, कोई टाइम पास नहीं करते रहते। ट्रक जाने वाले लेफ़्ट में जाते रहते, क्योंकि उनको कोई लोड नहीं रहता, तो लोड नहीं रहता तो वो अपना लेफ़्ट लेन फॉलो करते हैं। पहले ये वाली 2 लेन क्लियर रहती है, और ये जो डिस्टेंस है ना, एकदम फटाफट क्लियर हो जाता है। पता ही नहीं चलता कि खोपोली टोल नाका से पनवेल का जो एग्ज़िट रहता है वो कब आ जाता है। आई होप मेरे वीडियो की एंगल अच्छी आई रहेगी, क्योंकि पिछले टाइम से थोड़ा सा ट्राई करके ये टाइम थोड़ा सा एंगल मेरे हिसाब से नीचे आना चाहिए। मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी भी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, तो देखते हैं, लेट्स सी। जब घर पे जाऊँगा तो फुटेज देखूँगा तो पता चलेगा। तो वो जो पूना का उर्ली कांचन का जो निसर्गोपचार केंद्र है, उसके रिगार्डिंग किसी के कुछ क्वेश्चन रहेंगे ना, तो मुझको कमेंट सेक्शन में लिखना। आपके माता पिता को भेजना है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली ट्राई करना, वर्थ है मेरे हिसाब से। मोटो एज नहीं होगा, मैंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो वो वाली वीडियो भी देख लेना। मुंबई टू कोल्हापुर भी एक वीडियो बनाई थी, वो भी देख लेना। तो इस वाले वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।